हेलो गाइस, तो आपका स्वागत है हमारे नए यूट्यूब चैनल पर। हम आज फार्माकोलॉजी के एमसीक्यू का डिस्कस करेंगे। पिछली बार 20 एमसीक्यू हुए थे, आज उसके आगे के एमसीक्यू का डिस्कस करते हैं। तो बिना टाइम गवाते हुए शुरू करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा ओपियोइड एनालिज्म का उदाहरण है? तो इसमें जो ऑप्शन दिए हैं आइबुप्रोफेन, डाइक्लोफेन, मॉर्फिन और एस्पिरिन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो मॉर्फिन होगा। तो जो ओपियोइड है वो मॉर्फिन है, मॉर्फिन है। फिर आगे बढ़ते हैं, कलर चेंज कर लेते हैं, आगे बढ़ते हैं। ओपियाइड मॉर्फिन के ओवरडोज के कारण होने वाले श्वसन अवसाद को उलटने के लिए चुनी गई दवा कौन सी है? पूछ रहा है ओपियाइड मॉर्फिन के ओवरडोज के होने के कारण, जो ओवरडोज हो जाती है उसके कारण श्वसन अवसाद को उलटने की कौन सी दवाई है? तो इसमें ऑप्शन में है फ्लुराजिनिकॉल, नालोक्सोन, एट्रोपिन, न्यूस्टेग्निन। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा नालोक्सोन, नालोक्सोन। नेक्स्ट, फेनिटोइन। फेनिटोइन एक प्रमुख दवा है जिसका उपयोग किसके उपचार में किया जाता है? तो फेनिटोइन का किसके उपचार में किया जाता है? सिजोफ्रेनिया, डिप्रेशन, मिर्गी या एपिलेप्सी, पार्किंसंस। तो इसका जो सही ऑप्शन होगा, इसका जो सही ऑप्शन हो मिर्गी। मिर्गी में जो फेनिटोइन का यूज कहाँ किया जाता है? तो मिर्गी में। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन है लेओडोपा। लेओडोपा किसके उपचार की दवा है? सबसे प्रभावी दवा है। तो लेओडोपा किसके उपचार में दी जाती है? तो इसमें ऑप्शन है अल्जाइमर, मिर्गी, पार्किंसंस और एंजाइटी या चिंता में। तो इसका जो सही ऑप्शन है वो है पार्किंसंस। पार्किंसंस डिसीज जो होती है उसमें लेवोडोपा दिया जाता है। अगला देखते हैं, अगला है डायजेपाम दवाओं के किस औषधीय वर्ग से संबंधित है? बार्बिट्यूरेट्स, फेनोथियाजिन्स, बेंजोडाइजापाइन्स, एमएओ इन्हिबिटर। एमएओ अवरोधक के रूप में, मतलब किस वर्ग से संबंधित है? तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, बेंजोडाइजापाइन्स। तो जो डाइजापाम है वो किस वर्ग की दवा है? तो बेंजोडाइजापाइन्स। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से पूछा है निम्नलिखित में से किसे हाई सीलिंग या लूप डायूरेटिक मूत्रवर्धक के रूप में वर्गीकरण किया गया है? हाइड्रोक्लोराथियाजाइड, फुरोसेडामाइड, स्पिनोलैक्टोन, एसिटाजोलामाइड। तो इसमें कौन सी हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक? तो हाई सीलिंग लूप डायूरेटिक जो है उसका सही आंसर बी, फुरोसेडामाइड। अगला देखते हैं, स्पिनोलैक्टोन किसका उदाहरण है? स्पिनोलैक्टोन किसका उदाहरण है? लूप डायूरेटिक, थायराइड डायूरेटिक, पोटेशियम स्पेनी डायूरेटिक, ऑस्मेटिक डायूरेटिक। तो इसका जो सही आंसर है वो है पोटेशियम स्पार्किंग डायूरेटिक, या हिंदी में बोलेंगे पोटेशियम बचत मूत्रवर्धक। आगे बढ़ते हैं, वे दवाएं जिन्हें ACE इन्हिबिटर के रूप में जाना जाता है वे आमतौर पर किस प्रत्यय के साथ समाप्त होती हैं?
तो सर्टन, प्रिल, डिपीन या स्टेनिन। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है डिपीन। उसमें जो ACE इन्हिबिटर होते हैं उसमें पत्ते के रूप में डिपीन होता है। आगे बढ़ते हैं। लगातार सूखी खांसी, ड्राई कफ, किस एंटी हाइपरटेंसिव दवा वर्ग से जुड़ा एक क्लासिक दुष्प्रभाव है? बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, ACE इन्हिबिटर और डायबिटिक। पूछा है जो लगातार खांसी आती है वो किस हाइपरटेंसिव दवा के वर्ग से जुड़ा एक दुष्प्रभाव है? तो इसका जो सही ऑप्शन होगा वो होगा कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। क्या होगा? कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। आगे बढ़ते हैं। डिकॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है। डिकॉक्सिन एक कार्डियक ग्लाइकोसाइड है जिसका मुख्य रूप से किसके उपचार में किया जाता है? हाइपरटेंशन, एंजाइना पेक्टोरिस, हाइपरलिपेमिया और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। तो इसका उपयोग जो है वो किया जाता है एंजाइना पेक्टोरिस। किसमें? एंजाइना पेक्टोरिस। आगे बढ़ते हैं। एम्लोडिपिन। एम्लोडिपिन किस एंटी हाइपरटेंसिव की दवा है? एम्लोडिपिन किस एंटी हाइपरटेंसिव दवा वर्ग से संबंधित है? एशियाई अवरोधक, बीटा ब्लॉकर, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर, एंगियोटेनिन रिसेप्टर ब्लॉकर। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है सी, कैल्शियम चैनल ब्लॉकर। जो एम्लोडिपिन है वो कैल्शियम चैनल ब्लॉकर की दवा है। आगे बढ़ते हैं। तीव्र एंजाइना हमले से त्वरित राहत के लिए नाइट्रोग्लिसरीन किस मार्ग से दिया जाता है? ओरली, मुख से, इंट्रामस्कुलर, सबलिंगुअल, जीभ के नीचे, ट्रांसडर्मल, स्किन मतलब स्किन में इंजेक्शन लगाया जाता है। तो पूछा है तीव्र एंजाइना हमले के कारण नाइट्रोग्लिसरीन। तो जो तीव्र एंजाइनल हमला होता है तो नाइट्रोग्लिसरीन को सबलिंगुअल, जीभ के नीचे रखकर दिया जाता है। आगे बढ़ते हैं। वारफाइन। वारफाइन किसका उदाहरण है? ये वारफाइन टैबलेट है, मतलब दवा है, इसका किसका उदाहरण है? एंटीप्लेटलेट दवा का, एंटी कागुलेंट, थ्रोम्बोलिटिक एजेंट या हिमेनेटिक एजेंट। तो इसका सही ऑप्शन है थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट। थ्रोम्बोलाइटिक एजेंट मतलब ये थ्रोम्बो से जो थ्रोम्बोसाइट होती है उनकी संख्या को बढ़ाता है। आगे बढ़ते हैं। हेपरिन। हेपरिन की ओवरडोज के कारण होने वाले रक्तस्राव को रोकने के लिए किस मारक का उपयोग किया जाता है? तो मतलब पूछा हेपरिन के जब ओवरडोज हो जाता है तो रक्तस्राव होने लगता है, तो उसमें किस मारक का उपयोग किया जाता है? विटामिन के, प्रोटामाइन सल्फेट, ट्रैक्सिम एक्सिड या डेस्मोस्पेरिन। तो इसमें सही ऑप्शन होगा बी, प्रोटामाइन सल्फेट। आगे बढ़ते हैं। डिफिशिएंसी ऑफ आयरन इन द बॉडी लीड टू विच कंडीशन? शरीर में आयरन की कमी से होने वाली स्थिति उत्पन्न होती है। ल्यूकेमिया, हीमोफीलिया, एनीमिया, थ्रोम्बोसाइटोपेनिया। तो इसका सही आंसर होगा एनीमिया। जब आयरन की कमी होती है तो एनीमिया होता है। जो हीमोग्लोबिन होती हैं वो हाशिया मतलब उनकी संख्या कम हो जाती है और वो जुड़ जाती मतलब उनमें डिस्टर्बेशन। ठीक, तो अगला चालू करते हैं। ओमेप्राजोल और पेंटोप्राजोल
किसके उदाहरण हैं? H2 रिसेप्टर ब्लॉकर, एंटासिड, प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, एंटीमेटिक। तो ये किसका उदाहरण है? प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। जो ओमेप्राजोल और पेंटाप्राजोल हैं, ये प्रोटॉन पंप इनहिबिटर के उदाहरण हैं। आगे बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सा यौगिक एंटासिड सिरप के एक सामान्य घटक है? एंटासिड सिरप में कौन सा यौगिक सामान्य रूप से पाया जाता है, यह पूछा गया है। तो एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड, सोडियम क्लोराइड, पोटेशियम नाइट्रेट, जिंक ऑक्साइड। तो इसका जो सही आंसर होगा वो है ए, एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड। जो एंटासिड सिरप होते हैं उसमें सामान्य रूप से एल्युमिनियम हाइड्रोक्साइड पाया जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओडासेट्रॉन को आमतौर पर किसको रोकने और इलाज करने के लिए निर्धारित किया जाता है? ओडासेट्रॉन जो होती है उसको किसको रोकने और इलाज में उपयोग किया जाता है, ये पूछा गया। डायरिया, कॉन्स्टिपेशन मतलब कब्ज, ओमेटिक मतलब उल्टी होना, या पेप्टिक अल्सर। तो ये उल्टी में दी जाती है। ओडासेट्रॉन ये उल्टी की दवा, इमेटिक जब ओमेटिक होती है तब दी जाती है। आगे बढ़ते हैं। वे दवाएं जो मल त्याग को बढ़ावा देती हैं और कब्ज से राहत दिलाने के लिए उपयोग की जाती हैं, क्या कहलाती हैं? एंटी डायरियल, लेक्सेटिव या परगेटिव, एंटी इमेटिक, कार्मिनेटिव। तो इसका सही आंसर है लेक्सेटिव। आगे बढ़ते हैं। मस्तिष्क में खांसी के रिफ्लेक्स को दबाने वाली सूखी खांसी के लिए उपयोग की जाने वाली दवाओं को क्या कहा जाता है? मतलब सीधा सीधा है पूछा गया, सूखी खांसी में उपयोग की जाने वाली दवा को क्या कहा जाता है? एक्सपेक्टोरेंट, म्यूकोलाइटिक, एंटी टिश्यू, ब्रोंकाइडिस्टर। तो क्या कहा जाता है? ऑप्शन नंबर सी, एंटी टिश्यू। जो सूखी खांसी में उपयोग की जाती है उनको एंटी टिश्यू बोलते हैं। नेक्स्ट आगे चलते हैं। एक्सोपेट्रेंट वे दवाएं हैं जो खांसी को दबाती, बलगम निकालने में मदद करती, ब्रोंक्यूल्स को सिकोड़ती हैं, श्वसन स्राव को खोलती हैं। तो इसका सही आंसर होगा बलगम और कफ को निकालने के लिए दी जाती हैं। जो एक्सोपेक्टोरेंट दवाएं हैं वो बलगम और कफ को कम करती हैं। आगे बढ़ते हैं। शरीर में रक्त ग्लूकोज के स्तर को कम करने के लिए कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? ग्लूकागोन, इंसुलिन, थायरॉक्सिन, कॉर्टिसोल। शरीर में शर्करा ग्लूकोज स्तर को कौन सी हार्मोन्स कम करता है? तो इसका सही आंसर है इंसुलिन। इंसुलिन जो होता है हार्मोन, ये पैनक्रियाज से निकलता है और ये ग्लूकोज लेवल की मेंटेन रखता है और कोशिकाओं में पहुंचाता है। आगे बढ़ते हैं। मेटफॉर्मिन मौखिक मधुमेह रोधी दवाओं के किस वर्ग से संबंधित है? जो मेटफॉर्मिन है ये मधुमेह की दवा है, ये किस वर्ग से संबंधित है? सल्फोनिलुरिक, बिग्नोडाइड, अल्फा ग्लूकोसिड अवरोधक या मैग्नेटिड। तो इसका सही आंसर होगा बिग्नोडाइड। जो मेटफॉर्मिन है बिग्नोडाइड वर्ग से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। थायरॉक्सिन T4 का स्राव किस ग्रंथि द्वारा होता है? पिट्यूटरी ग्लैंड,
पीयूष ग्रंथि, एड्रिनल ग्रंथि, पैंक्रियास या थायरॉक्साइड ग्रंथि। तो इसका सही आंसर है थायरॉक्सिन जो है थायराइड ग्लैंड से निकलती है। तो आगे बढ़ते हैं। पेनिसिलिन किस चीज को रोककर अपना जीवाणुरोधी प्रभाव डालता है? पेनिसिलिन एक एंटीबायोटिक है, तो मतलब एंटीबायोटिक को रोकता है, किस चीज को इफेक्ट करता है, मतलब माइक्रोऑर्गेनिज्म के किस भाग को अफेक्ट करता है? प्रोटीन सिंथेसिस को रोकता है, डीएनए रेप्लिकेशन को रोकता है, बैक्टीरियल सेल वॉल सिंथेसिस को रोकता है या फोलिक एसिड सिंथेसिस को रोकता है? तो इसका जो सही आंसर है वो सी, बैक्टीरियल कोशिका भित्ति संश्लेषण को रोकता है। फिर आगे बढ़ते हैं। बच्चों में दांतों के स्थायी रूप से पीले भूरे रंग के मलिन किरण का कारण कौन सा एंटीबायोटिक माना जाता है? मतलब बच्चों में नीले भूरे रंग के मलिनीकरण का कारण कौन से एंटीबायोटिक के कारण होता है? एमोक्सिसिलिन, टेट्रासाइक्लिन, एजिथ्रोमाइसिन या सिप्रोफ्लोक्सिन? तो इसमें जो सही आंसर है वो है बी, टेट्रासाइक्लिन जो होता है वो बच्चों में पीले भूरे रंग मलिनीकरण के कारण होता है। अगला है आइसोनियाज़िड, INH पहली पंक्ति की दवा है जिसका उपयोग मुख्य रूप से किसके उपचार में किया जाता है? आइसोनियाज़िड जो है फर्स्ट लाइन ड्रग है, इसका उपचार किसके रोग में किया जाता है ये पूछा गया। तो इसके ऑप्शन है मलेरिया, टाइफाइड, लेप्रोसी मतलब कुष्ठ रोग और टीबी। तो इसका उपयोग टीबी में ही किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। फिनकोलाजोल, केटेकोनाजोल दवाओं के किस वर्ग से संबंधित है? एंटीवायरल है या एंथेल्मिनेटिक है मतलब कृमिनाशक, या एंटी फंगल है जो फंजाई को खत्म करते हैं, या एंटी मलेरियल है? तो जो ये दवाएं हैं ये एंटी फंगल है। सही आंसर सी होगा। आगे बढ़ते हैं। एसाइक्लोवीर अत्यधिक सक्रिय है और आमतौर पर किस वायरस संक्रमण के खिलाफ प्रयोग की जाती है? HIV के, हेपेटाइटिस के, हर्पीज वायरस के या इन्फ्लुएंजा ए के? तो ये हर्पीज वायरस के अटैक पर यूज की जाती है एसाइक्लोवीर। आगे बढ़ते हैं। लास्ट क्वेश्चन है, क्लोरोक्विन का उपयोग प्रसिद्ध रूप से किसकी रोकथाम व उपचार के लिए किया जाता है? तो क्लोरोक्विन का जो होता है वो मलेरिया के उपचार को रोकता है। ये एंटी मलेरियल ड्रग बोली जाती है, एंटी मलेरियल ड्रग बोली जाती है। तो आज का सेशन यहीं समाप्त होता है। मिलते हैं अगले सेशन में, तब के लिए अपना ध्यान रखें। थैंक यू।